नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीईटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के कुछ रचनाओं वाले प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित नहीं है। जो उन्होंने नहीं लिखा है वो आपको देखना है। तो यहाँ उर्वशी लिखा है, स्मृति की रेखाएं हैं, यामा है और पथ के साथी है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले तीनों तो इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक। और उर्वशी जो है ये किसकी रचना है बताइए? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो यहाँ महादेवी का कोई स्थान नहीं है, इसमें ए वाला सही। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, सही युग्म का आपको चुनाव करना है। तो सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ महादेवी वर्मा ययाति, जयशंकर प्रसाद यामा और रामधारी सिंह दिनकर आंसू। आप देख सकते हैं कि इसमें सही कौन सा है? सिर्फ पहला वाला, केवल ए वाला सही है। महादेवी वर्मा की रचना यामा है। यामा मतलब रात्रि होता है। और आंसू को किसने लिखा है? ये काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कई सारी जो खंड काव्य वाली रचनाएं हैं वो किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा इसमें से प्रबंध काव्य है। तो रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य तो है ही है, लेकिन महाकाव्य की भी श्रेणी में ही वो प्रबंध काव्य है, ठीक। बाकी जितने हैं वो खंड काव्य या अन्य जो काव्य की श्रेणियां हैं उसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती एक पत्रिका थी और उसका संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास, यहाँ आप देख रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। तो ये जो चौथा है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख देना पर्याप्त नहीं है, ये आचार्य थे, निष्णात आचार्य थे। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, ठीक। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? मेघनाद वध, अर्जुन विसर्जन, कादम्बरी और प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मतलब क्या होता है? परिक्रमा। तो आप बताइए कि इसमें से उनकी रचना कौन सी नहीं है? देखिए, इसका सी हो जाएगा। कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कहाँ से हो जाएगी? बाकी जितनी है वो हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? मतलब कोई भी लेखक या कवि होता है तो वो एक टाइप की रचना हमेशा नहीं लिखता है, उसमें कुछ डाइवर्सिटी होती है, लेकिन फिर भी उसका एक टेस्ट होता है, मतलब वो उसी जोनर में ज़्यादा लिखता है। तो यहाँ पर कविता है, कहानी है, संस्मरण है, आलोचना है। आप बताइए कि इसमें से कौन सी विधा को उन्होंने ज़्यादा पकड़ा है? और 6वें का हो जाएगा डी वाला। आलोचक के तौर पे इन्हें हम ज़्यादा जानते हैं। बाकी जो है उसमें इन्होंने हाथ तो आजमाया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि आलोचना में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। चंपू किसको कहा जाता है? चंपू काव्य आपने सुना होगा। तो इसमें आप बताइए, गद्य रचनाओं को, पद्य रचनाओं को, गद्य पद्य का जो मिक्सचर होता है उसको कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं होगा? ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सी हो जाएगा। गद्य और पद्य को जब हम मिलाकर खिचड़ी कर देते हैं, मतलब कोई पुस्तक आपने लिखी या कोई रचना लिखी और उसका कुछ अंश गद्य है, और जहाँ पर आपको भावों की अभिव्यक्ति करनी है, अपने विचार भाव को अच्छे से दर्शाना है, वहाँ आपने पद्य डाल दिया, क्योंकि कविता के माध्यम से भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका सी वाला है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। इसमें से व्यंग लेखक कौन है? व्यंग लिखने वाले लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास का नाम आप देख रहे हैं, विद्यानिवास मिश्र जी का नाम है, राहुल सांकृत्यायन जी का नाम है और हरिशंकर परसाई जी का नाम है। तो ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसका डी हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, निंदा रस आपने देखा है, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आपका बंटी, ठीक। ये रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को यहाँ पर आपको चुनना है। देखिए, आपका बंटी एक उपन्यास है और मेरी सलाह है कि इसे आप पढ़िए। 2 रचनाएं हैं, ये पति पत्नी के द्वारा लिखी गई हैं।
मन्नू भंडारी जी जो हैं उन्होंने आपका बंटी लिखा है, और उनके जो पति थे राजेंद्र यादव जी, बाद में दोनों में अलगाव हो जाता है, तो वो सारा आकाश नाम की रचना लिखे थे, मतलब वो उपन्यास था। दोनों जने के ये 2 उपन्यास आपको पढ़ने चाहिए। दोनों में अलग अलग समस्याओं का चित्रण किया गया है। जहाँ सारा आकाश में एक बेरोजगार युवक जो कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जूझ रहा होता है सामाजिक समस्याओं के साथ, अंत में आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है, तो उसकी मार्मिक व्यथा है। और आपका बंटी में 2 पति पत्नी अलग हो जाते हैं और उनका जो बच्चा है वो दोनों माता पिता के बीच में खिंचता रहता है, पिसता रहता है, अंत में वो कहीं का नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन वाली जो स्थितियां हैं वो दिखाई देती हैं। तो यहाँ आप देखें, तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या, मतलब जो उसकी माता रहती हैं वो एक प्रिंसिपल रहती हैं और वो अपने पति से डाइवोर्स ले लेती हैं और दूसरा विवाह कर लेती हैं। तब तक तो सब सही रहता है जब तक वो अलग ही रहते हैं, लेकिन जब तलाक के बाद दूसरा विवाह हो जाता है तब समस्या होती है। तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य का सृजन किया था? तो इन्हें बाबा भी कहा जाता था। बाबा नागार्जुन बहुत ही फक्कड़ टाइप के थे, एकदम अलमस्त। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप देखकर बताइए। माफ़ कीजिएगा, ये 10वां है, 18वां नहीं है। तो इसका ए हो जाएगा यात्री। ठीक है, बाबा तो उन्हें लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने किस नाम से साहित्य का सृजन किया था? यात्री के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ देखिए कलाधार। कलाधार उपनाम है एक कवि का या लेखक का। तो आपको ये बताना है, कवि का ही है, कि इस नाम से कविता कौन लिखता था। माखनलाल चतुर्वेदी लिखते थे, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते थे, जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, या भगवती चरण वर्मा लिखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कलाधार के नाम से जयशंकर प्रसाद जी अपनी रचनाएं करते थे। इसके बाद देखिए अवधी भाषा के प्रमुख कवि इसमें से कौन से हैं? अवधी भाषा सरल है, इसमें विकल्प भी आप देख रहे हैं। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तुलसीदास, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद तोड़ती पत्थर, ये निराला जी की कविता है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़क पर। ठीक, तो इसमें आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की कविता है। तो निराला अक्सर कैसी कविता लिखते थे? सामाजिक जो व्यथाएं होती थी सड़क के किनारे जीवन यापन करने वालों की, या किसी भिक्षुक की जो कि भिक्षा मांग रहा है, उसको दुत्कार दिया जा रहा है, तो उस पर वो कविताएं करते थे। और उनकी कविताओं की खास बात वो ये होती थी कि तुकबंदी उसमें नहीं होती थी, राइमिंग नहीं बिठाते थे, वो ऐसे ही बेलौस लिख देते थे। तो जो पुराने साहित्यकार थे परंपरावादी, वो उनकी रचनाओं को शुरुआत में रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में यही रचनाएं बहुत फेमस होती हैं और एक नया स्टाइल निकल जाता है जो कि आजकल काफ़ी फॉलो किया जा रहा है। तो आप बताइए इसमें से कैसी रचना है ये? और 13वें नंबर का ये क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यथार्थवादी। यथार्थ का ये चित्रण करती है, मतलब एक पत्थर तोड़ने वाली गरीब औरत है और उसका यहाँ चित्रण हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, निबंध संग्रह, बताइए। तो 14वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। काफ़ी अच्छा और गूढ़ यहाँ वर्णन किया गया है। पूरी जो साहित्यिक विधाएं हैं और लेखकों और साहित्यकारों का क्रम है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से सजोया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि थे। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पे प्राप्त हुआ था? यहाँ 2 बार भारतीय लिखा हुआ है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये उच्च साहित्यिक पुरस्कार है, आप जानते हैं। इसमें से कौन सी पुस्तक थी? रश्मिरथी होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। रश्मिरथी महारथी कर्ण के ऊपर लिखी हुई ये कविता थी, मतलब खंड काव्य था। रेणुका, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, बताइए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किस पे उन्हें मिला हुआ था? और 15वें का हो जाएगा डी वाला, उर्वशी। लोग वीर रस को प्रायोरिटी ही नहीं देते, जो श्रृंगार भाव होता है ना, उसी में ज़्यादा आसक्त रहते हैं। दिनकर ऐसे कवि नहीं थे। शुरुआत में जो उनका शुरुआती जीवन था उसमें वो बेलौस एकदम धारा प्रवाह वीर रस की जो सरिता थी उसमें बहते थे। लेकिन जब उनका भी बुढ़ापा आता है तो वो अपनी पारिवारिक समस्याओं और कुछ उनके जीवन में बदलाव होते हैं जिसकी वजह से, और रोग ग्रसित हो जाते हैं, ये भी बात है। तो उनका जो भाव है वो थोड़ा मुलायम हो जाता है और उसी समय वो पुरुरवा और उर्वशी की रचना लिखते हैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं और तूर्य हूँ मैं, मतलब प्रेम लीला है। तो वो सब चीज़ें, बाकी जितनी रचनाएं हैं वो एकदम बेलौस हैं, आग उगलती हुई हैं, तो वीर भाव उसमें झलकता है। वैसे भी ये वीर रस के जाने माने कवि हैं। इसके बाद आप देखें श्रद्धा। श्रद्धा ये किस कृति की नायिका है, अर्थात रचना की नायिका का नाम, हीरोइन का नाम श्रद्धा है। तो आपको ये बताना है कि रचना का नाम क्या है। तो ये कामायनी है। श्रद्धा और मनु का और कहाँ वर्णन मिलेगा आपको? साकेत में आप देखते हैं कि रामायण वाली जो पूरी कहानी है उसका एक पक्ष लेके वर्णन किया जाता है। रामायण यहाँ साक्षात है ही है, वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के प्रसंग को लेकर चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। और कामायनी ये महाकाव्य कहा जाता है और किसकी रचना है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, 17वें प्रश्न को देखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं,
नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, इसके अलावा प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी हुई आत्मकथा। ये देखिए 4 खंड है, नाम आप देख रहे हैं ना, तो 4 अलग अलग पुस्तकें हैं जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के तौर पे देखी जाती हैं। तो इसके लेखक कौन है? इसमें कोई एक भी अगर आप जानते होंगे तो आराम से पकड़ सकते हैं, कौन सा होगा बताइए? तो यहाँ हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन साहब जो हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 पार्ट में लिखा है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? पद्य पहले आया, गद्य बाद में आया। अब बताइए कि जो गद्य का जन्मदाता है वो कौन है? और यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हालांकि इनकी हिंदी देखकर संदेह होता है कि वो हिंदी है या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर था, लेकिन पहली बार उन्होंने जो खड़ी बोली गद्य है उसमें सार्थक प्रयोग किए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19, नाट्य शास्त्रों का अमान्य रस है। अमान्य रस मतलब उसमें मान्यता उसे नहीं मिली हुई है। अद्भुत, शांत, करुण और विभत्स। बताइए, आप जानते हैं कि 9 रस होते हैं, उनके स्थायी भाव होते हैं, तो इसमें कुछ रसों के नाम दिए हैं। और 19वें का हो जाएगा डी वाला, विभत्स रस जो है ये नाट्य शास्त्रों में अमान्य है, क्योंकि अगर आप विभत्स रस वहाँ प्रस्तुत कर देंगे, बाकी सभी मान्य होते हैं, आप खूब प्रेम से उसमें मंचन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विभत्स रस अगर आपने वहाँ पेश कर दिया तो लोगों को घृणा हो जाएगी। मतलब विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो खुद ही जुगुप्सा यानी घृणा होता है, मतलब घिन आए जिस चीज़ को देखकर, वहाँ पे ये रस होता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्यों दिखाएं? हालांकि आजकल की जो फिल्में हैं वो इसी रस में बनती। इसके बाद देखिए 20वें नंबर के क्वेश्चन को, यहाँ के खासतौर पे बॉलीवुड की बात की जा रही है। प्रसंग आप जानते हैं क्यों कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 को देखिए, कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है? कामायनी में ढेर सारे सर्ग हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ना उसमें शीर्षक क्या है बताइए? यहाँ रहस्य लिखा है, आशा लिखा है, आनंद लिखा है और निर्वेद लिखा है। तो देखिए 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, आनंद। क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रलय मचती है, पहले तो प्रलय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर मनु जो है वो एक चट्टान पे बैठ के बड़े ही निराश भाव से निहारते रहते हैं, फिर उनकी भेंट श्रद्धा से होती है, उसमें ईड़ा का प्रवेश होता है, ये सब चीज़ें। तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद देखिए 21वां, रामचरितमानस यानी तुलसीदास के द्वारा जो रचित है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा पहले ही लिखा जा चुका था संस्कृत भाषा में। ठीक, तो समझने में आसान रामचरितमानस है और लोकप्रिय भी ज़्यादा यही। तो यहाँ आप देखें, सुंदरकांड से पहले और बाद में आने वाले जो कांड हैं उसमें कौन सा क्रम संयोजन सही है? मतलब सुंदरकांड जो है वो सबसे मुख्य कांड माना जाता है। वैसे तो सारे कांड अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन सुंदरकांड सच में सुंदर है, ठीक है, उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो यहाँ आप बताइए कि उसके पहले और बाद में आने वाला कौन सा है? अयोध्या कांड है और लंका कांड है, अरण्य कांड और उत्तरकांड है, किष्किंधा कांड और लंका कांड है, लंका कांड और उत्तरकांड है। तो लंका कांड और उत्तरकांड हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तरकांड सबसे अंतिम है, राम राज्य बैठे त्रिलोका, तो ये वाला जो है हो नहीं सकता। और किष्किंधा कांड, लंका कांड, ये देख लीजिए, इसमें मतलब सुग्रीव से भेंट होती है भगवान राम की, फिर बाली वध होता है, ये सब चीज़ें हैं। लंका कांड में आप जानते हैं कि फिर प्रस्थान होता है, सेना जो है वो सुंदरकांड में ही प्रस्थान कर चुकी है, तो उसके बाद वो लंका के तट पे आती है, मतलब समुद्र तट पे। तो वो सब चीज़ें बताइए इसमें से कौन सा होगा जो क्रम संयोजन के तौर पे सही हो? और 21वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यही वाला सही है असल में। देखिए किष्किंधा कांड में क्या होता है, पहले भगवान राम और लक्ष्मण जी जो हैं वो वनवास वाला अपना टाइम व्यतीत कर रहे होते हैं। 13 वर्ष एकदम शांतिपूर्वक खुशी खुशी बीत जाते हैं जंगल में, लेकिन जो 14वां साल होता है उसी में गड़बड़ होती है, रावण जो है वो सीता जी को किडनैप कर लेता है, कहानी आप जानते हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी व्यग्र होकर सीता जी की तलाश कर रहे होते हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे होते हैं, और उसके बाद वो भेंट करते हैं सुग्रीव से। तो सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पे उस समय रह रहे होते हैं, दक्षिण भारत में, ठीक। और हनुमान जी उनके महामंत्री रहते हैं। तो दूर से देखते हैं कि 2 सन्यासी आ रहे हैं, तो हनुमान जी पता लगाने जाते हैं ब्राह्मण वेश बनाकर कि ये दोनों कौन हैं। और वो जानते तो रहते ही हैं, क्योंकि वो परम राम भक्त रहते हैं, उनके जैसा भक्त शिरोमणि और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो वो तुरंत ही भगवान राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा के किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव के यहाँ प्रस्तुत करते हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर मित्रता होती है, बाली का वध होता है, सुग्रीव जो है वो आश्वासन देते हैं, भूल भी जाते हैं, लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं, तो वो सब कहानी है। तो वो किष्किंधा कांड में। इसके बाद सुंदरकांड में ये तय होता है, शुरुआत में ही आप देखेंगे, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो हनुमान जी जो है वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे पहले ही, ऋषियों का वहाँ शाप था ना, तो उन्हें कोई याद दिलाने वाला नहीं था। अब जामवंत जी जो कि ऋक्ष सम्राट रहते हैं, वो उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं, तुम समुद्र को एक छलांग में लांघ सकते हो, और ये ताकत किसी के पास नहीं। तो हनुमान जी फिर अपने शक्तियों का स्मरण करके एकदम
प्रफुल्लित हो जाते हैं और छलांग लगाते हैं, और एक छलांग में रास्ते में कई सारी बाधाएं भी आती हैं, वो पूरी समुद्र की जो सीमा है उसको पार कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और लंका कांड में फिर वही जो सेना है वहाँ पहुँचती है, तो ये होता है। इसका सी वाला सही है। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22 को देखिए, मिथिलेश कुमारी किसको कहते हैं? मिथिलेश किसको कहा जाता है? राजा जनक को कहा जाता है, जो कि मिथिला के नरेश थे, तो उनकी पुत्री का नाम सीता जी था। ठीक, तो बी वाला सही है। रीतिकाल के कवि इसमें से कौन से नहीं है? रीतिकाल बहुत ही मतलब एकदम रूढ़िवादी काल कहा जा सकता है। रचनाएं बेशक अच्छी रही हों, लेकिन रूढ़ी बहुत ज़्यादा थी। तो नाथूराम शंकर शर्मा है, वृंद है, गुरु गोविंद सिंह है, और बख्शी हंसराज है, ऐसा नाम दिया है। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है, ये नाथूराम शंकर शर्मा है। इसके बाद नेक्स्ट, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व क्या है? काफ़ी समानता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दोनों में सिमिलर न हो वो ढूंढिए। तो सामंत विरोध, प्रबंध शैली, मानवीय समता और निर्गुणोपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सूफी जो है वो इस्लामिक संत विचारधारा वाले ही होते हैं, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम में डूबे हुए संत होते हैं। तो इसमें आप देखिए, और 24वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रबंध शैली। ठीक है, प्रबंध शैली जो है वो असामान्य तत्व है, मतलब असमान है, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के संबंध में सही प्रदेश का आपको चुनाव करना है। तो ये आंचलिक लेखक थे। ठीक है, लेखक या कवि तो नहीं थे, कविताएं कभी कभी 2-4 पंक्तियां, लेकिन मूल रूप से ये उपन्यास और कहानीकार की हैसियत से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में बताइए, आंचलिक थे तो किस अंचल का वर्णन करते थे और कहाँ के ये मूल बाशिंदे थे? बिहार के थे। इसमें आप 25वें को आप देखिए तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। जो फारबिसगंज बिहार का क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे, और आप देखेंगे तो कहानियों में अक्सर आपको दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 को देखिए, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो प्रसाद युग में हुआ है, द्विवेदी युग में हुआ है, भारतेंदु युग में हुआ है, या फिर शुक्ल युग में हुआ है? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा? जीवनी लिखने का जो चलन है वो कब से शुरू हुआ? और 26वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु युग में हुआ है। ठीक, यहाँ से शुरुआत होती है, बाद में द्विवेदी युग और जो अन्य युग हैं। प्रसाद युग मतलब छायावाद की बात हो रही है, सी वाला इसका सही। इसके बाद देखिए इंदिरापति। ठीक, इंदिरापति किसको कहा जाता है? तो इंदिरा किसको कहा जाता है पहले तो ये पता होना चाहिए। लक्ष्मी जी को कहा जाता है, तो उनके पति कौन है? भगवान विष्णु। तो इसमें सी वाला सही है। 28वें को देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? मतलब अधिकांश अर्थात थोड़ी बहुत कुछ अन्य भाषाओं का भी समावेश। तो यहाँ कुछ कवियों के नाम दिए भक्ति काल वाले, रहीम, सूरदास, जयशंकर प्रसाद और मीराबाई। और 28वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, सूरदास जी के द्वारा जो अधिकांश कविताएं लिखी गई हैं वो ब्रज भाषा में। ठीक, ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और इसके बाद 29वें प्रश्न को देखिए, सितारे हिंद ये किसका उपनाम था? तो राजा शिव प्रसाद का था, ये तो प्रचलित है, आपने कई बार पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, हिंद के सितारे। अमृता प्रीतम ये किस भाषा की साहित्यकार हैं? ठीक, इनकी बहुत सारी रचनाएं या उपन्यास आपने हो सकता है देखे हों। 30वां पंजाबी। ठीक है, प्रीतम, अमृता प्रीतम, वैसे भी नाम से आप गेस कर सकते हैं, पंजाबी की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए भाषा वाइज भी महाकाव्य पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ कामायनी दिया हुआ है, प्रिय प्रवास है, साकेत है और नीरजा है। बताइए। तो 31वें का हो जाएगा बी वाला। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये आपका प्रिय प्रवास। यहाँ आप देखें। इसके बाद 32वें को देखते हैं। 32वें में कहा जा रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? अभी पीछे हमने बताया है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। राइमिंग वर्ड में बांध कर कविताएं लिखने का ऐसा चलन था कि वो बैठे या ना बैठे उसको बैठा दिया जाता था। जैसे आप मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं तो उनकी रचनाएं बहुत बेजोड़ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जितनी भी उन्होंने लिखी हैं वो अविस्मरणीय हैं। लेकिन उनकी एक समस्या थी, वो राइमिंग बिठाने के लिए बहुत कट्टर थे। मतलब तुकबंदी बैठनी ही चाहिए, पहली पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति से मेल खानी चाहिए, भले ही उस पंक्ति के साथ समझौता करना पड़े। निराला जी के साथ ये नहीं था, ये अपने मन भाव को व्यक्त करने के लिए जितने भी छंद के बंधन होते हैं उनको भंग कर देते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। साकेत महाकाव्य पर महाकवि मतलब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पारितोषिक अर्थात पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या कालिदास पुरस्कार? 33वां और इसका ए हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक, इसका नाम है पूरे पुरस्कार का। तो ये साकेत नाम का जो महाकाव्य था उसके लिए प्राप्त होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? अब इसमें यह है कि वर्तमान संपादक पूछा जा रहा है या शुरुआत का पूछा जा रहा है। कादम्बिनी जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड जो है उसके द्वारा पब्लिश होती है। कादम्बिनी है, नंदन है, वाह जिंदगी है, इस प्रकार की पत्रिकाएं हैं।
अच्छी पत्रिका है, काफ़ी पुरानी, अब तो बर्बाद हो गई है प्रचार की वजह से, ठीक है। हर मैगजीन में इतने थोक के भाव प्रचार होते हैं और जो मैटर है वो कम होता है। पहले ये पूरी मोटी किताब जैसे आती थी, जैसे कोर्स की किताब नहीं होती है, वैसे 1 महीने की जो पत्रिका होती थी वो पूरी मोटी सी होती थी, आपको पढ़ने में भी 1 महीना लगेगा। खैर, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल, बताइए। तो यहाँ 34वां जो है इसका ए हो जाएगा। वर्तमान संपादक यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, शुरुआती दिया है। राजेंद्र अवस्थी जी के समय में कादम्बिनी बहुत बेहतर थी। अभी वर्तमान में जितने भी संपादक हैं वो उस श्रेणी के नहीं। इनका आप संपादकीय पढ़ेंगे, काल चर्चा करके छपता था और वो बड़ा ही बेजोड़ होता था। इसके बाद आगे चलते हैं, मृणाल पांडे जी ने भी इसका संपादन किया है और इनके समय में भी नंदन और कादम्बिनी बेजोड़ थे। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है। अनामिका, नए पत्ते, आराधना और वीरांगना, बताइए। तो 35वें का हो जाएगा डी। वीरांगना इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी जितनी रचनाएं हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, छंद के बंधन को तोड़कर। और 36वें को देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें से किसको प्राप्त हुआ है? प्रेमचंद जी को प्राप्त हुआ है, नामवर सिंह को प्राप्त हुआ है, निराला जी को प्राप्त हुआ है या भारतेंदु जी को प्राप्त हुआ है? बताइए। तो 36वें का हो जाएगा बी वाला, नामवर सिंह को प्राप्त हुआ है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है। हालांकि ये सभी डिजर्व करते थे, इससे बेहतर पुरस्कार डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी। इसके बाद देखें 37वां। इसमें कहा जा रहा है कि आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय हुआ कौन सा रासो ग्रंथ है? उस रासो ग्रंथ का नाम आपको बताना है। रासो साहित्य एक अलग ही विधा बन गई। तो यहाँ आप देखें, वीर गाथा काल आप कहते हैं ना, शुरुआती जो युग है कविता का या रचनाओं का, पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, विग्रहराज चतुर्थ के जीवन पर आधारित ये रचना है। परमार रासो, इसमें से कौन सा होगा? तो 37वें का हो जाएगा डी। परमार रासो जो है ये आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय होता है। आल्हा और उदल ये 2 भाई थे, मध्य प्रदेश क्षेत्र, मैहर वाला इलाका, सतना क्षेत्र। और अभी भी माना जाता है कि ये शारदा देवी की पूजा करने के लिए मैहर की जो देवी का मंदिर है वहाँ रोज सुबह के समय आते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो बड़े ही वीर योद्धा थे। इसके बाद चलते हैं आगे। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वैसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठतम है वो कौन है? चंदबरदाई है, दलपति विजय है, जगनिक है या यहाँ विद्यापीठ लिखा हुआ है। तो इसमें आप बताइए। देखिए, इसका ए हो जाएगा। श्रेष्ठ जो थे वो चंदबरदाई थे, हालांकि अन्य सभी जो है वो भी बेजोड़ है। पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि मोहम्मद गोरी से लोहा लेते हैं, उसके दांत खट्टे कर देते हैं, उनके दरबारी कवि और उनके व्यक्तिगत मित्र थे। और जब पृथ्वीराज चौहान को एक कहानी है, मतलब ये कितनी सत्य है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐतिहासिक इस पर मुहर नहीं लगी, लेकिन लोग मानते हैं ऐसा कि पृथ्वीराज चौहान के हाथ पैर बांध के और उनकी आंखों को निकलवा लिया था गोरी, ठीक है, जब बंदी बनाया था, और उन्हें अपने दरबार में पेश करता है ऐसे मजा लेने के लिए। क्रूर था ही, नृशंस। और चंदबरदाई वहीं पर खड़े रहते हैं उसकी काव्य प्रतिभा से, मतलब चंदबरदाई की काव्य प्रतिभा से वो गोरी काफ़ी खुश रहता है, तो उन्हें अपने पास ऐसे रखा रहता है। चंदबरदाई मौके का लाभ लेते हैं। वो कहते हैं ऐसे बात बात में ही कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, मतलब बिना देखे वो तीर चला सकते हैं। तो गोरी को बड़ा अचंभा होता है, उसने ऐसा कभी सुना नहीं था। तो वो कहता है कि हम नहीं मानते, करके दिखाओ। तो उसके बाद अब पृथ्वीराज चौहान के पास एक मौका रहता है, एक तीर उनको दिया जाता है और एक धनुष दिया जाता है। आंखें पहले ही जा चुकी रहती हैं तो वो बांधने की आवश्यकता है नहीं, और वो निशाना लगाते हैं। और उसी समय चंदबरदाई इशारा करता है कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। मतलब इस बार मत चूकना, भेद दो उसको। तो 4 बांस और 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर वो बैठा हुआ है, ऐसा उसको लोकेशन बता देते हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान को। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान चूकते नहीं है, वो शूट कर देते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए 39वें को देखिएगा। देखिए 39वें में कहा जा रहा है कि जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस भाषा में रचित है? नागार्जुन ने किस भाषा में लिखा है? प्राकृत में लिख डाला है, मैथिली में लिख डाला है, संस्कृत में लिख डाला है, या फिर हिंदी भाषा की? तो 39वें का होगा डी, मैथिली की है। ठीक, मैथिली की है, यहाँ हिंदी की नहीं है, इसमें आप गलतफहमी में मत रहिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। बाबा नागार्जुन बहुत बेलौस कविता ये भी लिखते थे, मतलब इन्हें कोई किसी राजनीतिक पार्टी और किसी भी प्रेशर का डर नहीं रहता था। सुमेलित करना है आपको यहाँ कौन सी रचना क्या है, मतलब किस विधा की है। निर्मला, यहाँ देखिए निर्मला है, वरदान है, भारत दुर्दशा है। ठीक, देखिए इसका डी सही है। डी का मतलब ये हुआ, इसमें कुछ चीज़ें तो मिसप्रिंट हैं, जैसे भारत दुर्दशा 2 बार दे दिया है। चलिए आइए इसको देखते हैं, जो कम इसमें ठीक ठाक है उसको देख लेते हैं कम से कम। निर्मला जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो अन्य है उन्हें आप देखिए, तो जो बी वाला है वो आमने सामने ही मैच हो जाएगा। वरदान एक कहानी है, और भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा ये यहाँ आप देखिए, ये निबंध तो नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? नाटक है।
भारत दुर्दशा जो रचना है वो असल में नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, इसमें महंगाई का काफ़ी वर्णन किया गया है और भी बहुत सारे जो सामाजिक दिक्कतें थी उस समय की उसका वर्णन किया गया है। तो भारत दुर्दशा नाटक है, निर्मला उपन्यास है और वरदान जो है वो कहानी है। और ये बीच वाला न जाने कौन सा नाम है, चलिए जाने देते हैं। इसके डी वाले को देखते हैं। इसके बाद 41वें को देखिए, पृथ्वीराज रासो, ये किस काल की रचना है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी जो राय पिथौरा थे उन्हीं के जीवन पर ही लिखा गया है, चंद बरदाई ने लिखा है। तो इसमें से कौन सा होगा? वीरगाथा काल की है, मतलब उसी को कहा जाता है आदिकाल। तो 41वें का क्या आंसर होगा? ए वाला हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बहुत से साहित्यकार ऐसे होते थे जो कि एकदम अब मरण शैया पर होते थे, मतलब अब उनकी मृत्यु नज़दीक होती थी, उसके बावजूद वो कलम नहीं छोड़ते थे। वो सच्चे साहित्यकार होते हैं जो कि असाध्य बीमारी से ग्रसित होते हैं, कष्ट में रहते हैं, उसके बावजूद अपना जो मूल काम है, अपना जो पैशन है उसको पकड़ कर रखते हैं। तो गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और सेवा सदन, इसमें से कोई एक उपन्यास उनका अधूरा रह गया। तो 42वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मंगलसूत्र नाम का उपन्यास उन्होंने शुरू किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर सके। ऐसे ही प्रसाद जी जो है वो कंकाल, तितली और इरावती नाम के 3 बेजोड़ उपन्यास लिखते हैं, लेकिन इरावती उनका जो जीवन काल है वहीं समाप्त हो जाता है, वो अधूरा रह जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी को भी डर लगता था कि उर्वशी उन्होंने शुरू तो कर दिया है लेकिन उनकी जैसे इस समय स्वास्थ्य की दशा है तो वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, ये उन्हें पूर्वाभास पहले ही हो चुका था और कहीं वो अधूरा न रह जाए, जैसे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी का रह गया। लेकिन अंत में वो पूरा होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। तो देखिए, होरी किस उपन्यास का पात्र है? अब यहाँ एक और नई चीज़ है। तो आपने पीछे फणेश्वर नाथ रेणु जी को पढ़ा था, तो उन्हीं का नाम याद कर लीजिए। ये उपन्यास जो है, माफ़ कीजिएगा, आपने पीछे प्रेमचंद को पढ़ा था, यहाँ नाम बोलने में दिक्कत हुई है। तो प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है और वो बहुत फेमस है। आप जानते हैं वो कौन सा है? होरी, गोबर, धनिया, ये सब पात्र किसके हैं? और 43वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, गोदान। ठीक, काफ़ी अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा। बाकी जो है वो उन्हीं के हैं, लेकिन ये वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने रीतिकाल को श्रृंगार का काल कहा है? ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार का काल कहा है या श्रृंगार काल कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्रा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्रा, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? और 44वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। विश्वनाथ मिश्रा जी के द्वारा ये श्रृंगार काल के तौर पे संबोधित किया गया है। श्रृंगार के अलावा छंदबद्धता इसकी सबसे बड़ी पहचान थी। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? इसकी एक रचना आप देख सकते हैं जो रीतिकाल था, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है। इतनी ज़्यादा रीतियाँ हैं ना कि वो बोझिल लगने लगती हैं। मतलब नागमती के रोने की जब कहानी स्टार्ट होती है तो वो ख़त्म ही नहीं होती। खैर, अब इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए 45, रसनिधि किस कवि का उपनाम था? ये उपनाम है, मूल नाम आपको नीचे से खोजना है। लक्ष्मण प्रसाद जी का था, बेनी माधव का था, पृथ्वी सिंह का था या अब्दुल रहमान जी का था? तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पृथ्वी सिंह का नाम था। उन्हें रसनिधि या रसनिधि के नाम से वो कविताएं लिखते थे। वाग वैदग्ध या वाग वैदग्ध, ये एक लेखन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन इसका अर्थ आपको बताना है। यहाँ आप देखिए, वाग वैदग्ध। ठीक, अब इसका अर्थ क्या है? भाषा की प्रभावोत्पादकता या पात्रों का चरित्र चित्रण, रचना की विषय वस्तु का विशेष आकर्षण, अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। बताइए इसमें से अर्थ क्या होगा? इस शब्द का अर्थ आपको असल में बताना है। तो देखिए, इसका 46 का डी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की जो प्रभावोत्पादकता है, मतलब कितना अच्छा आप अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, जाहिर कर पा रहे हैं, उसी को कहा जाता है वाग वैदग्ध। मतलब वाणी के माध्यम से आपने क्या किया, जो सामने वाले हैं उनको अपना मूल भाव बता दिया, प्रभावित कर लिया। इसके बाद चलते हैं आगे 47। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से छायावादी कवि हैं? तो भारत भूषण अग्रवाल है, तुलसीदास है, सुमित्रानंदन पंत है और नागार्जुन है। बताइए, इसमें तो सरल विकल्प दिया है, सी वाला हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो छायावादी। इसके बाद 48 को देखते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन 2 पक्षों में विभाजित किया है? वो दो पक्ष आपको बताने हैं इसमें। तो स्वातंत्र पूर्व और स्वातंत्र उत्तर, मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, 1947 से पहले और उसके बाद, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, आरंभकालीन और उत्तरकालीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। नरेंद्र शर्मा जी की बात हो रही है। और 48 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, काला पक्ष और उजियारा पक्ष। जयशंकर प्रसाद जी की इसमें से जो कृति ना हो वो तलाशिएगा। तो यहाँ उनके उपन्यासों के नाम और रचनाओं के नाम दिए हैं और साथ में कुछ कहानियाँ भी हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? कंकाल, तितली, ये दोनों उपन्यास हैं, पीछे आपने नाम सुने थे। इंद्रजाल और गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, प्रसाद जी की रचना नहीं है। बाकी जितनी है वो उनके द्वारा।
इसके बाद आगे चलते हैं। प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन से प्रसिद्ध हैं इसमें से? तो इसमें जो नाम दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। प्रयोग तो बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे निराला जी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन यहाँ निराला जी को इसलिए नहीं चुना गया है क्योंकि उन्होंने छंदमुक्त काव्य लिखा, कोई नया प्रयोग तो नहीं था। ढेर सारे प्रयोग करने वाले अज्ञेय थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनका जो निक नेम था वो अज्ञेय था। ठीक, तो इनके द्वारा ज़्यादा प्रयोग किए गए। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले लेखन का काम करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम आपको देखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ दिया हुआ है, शिव सिंह सेंगर का नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और गारसादा तासी है, कुछ विदेशी भी हैं। तो इसमें आप देखकर बताइए, और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए गारसादा तासी जो हैं, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लेखन का काम किया था, भले ही संक्षिप्त रहा हो। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये जो बेड़ियों में बंधी हुई नारी है उसका वर्णन है। तो आप ये बताइए कि कामायनी जो काव्य है उसकी ये पंक्तियां हैं, साकेत की हैं, यशोधरा की हैं या आंसू की हैं? देखिए 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ ये यशोधरा की कहा, मतलब यशोधरा जो काव्य है उसके अंदर कहा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत कब से होती है, वो डेट आपको देखनी है। तो 53 का राइट आंसर इसमें से सी वाला है, 1850। कवि तुलसीदास, 1850 इसका करेक्ट आंसर था। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अब यहाँ पर देखिए कवि तुलसीदास नहीं बल्कि कवि कालिदास होगा, आधी तो गलतियां हैं। ठीक, कवि कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत की उसमें कहानी है, फेमस है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? सदासुख लाल ने किया, गोस्वामी तुलसीदास ने किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया, या राजा लक्ष्मण सिंह ने किया? 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसको किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता होती है? तो स्वतंत्र भाव का वो चित्रण करता है, छंदों का प्रयोग करता है, तुक मिलाए बगैर वो काम करता है, या इसमें से कोई भी उसकी विशेषता नहीं होती है? तो इसका बी हो जाएगा, छंदों का प्रयोग। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या है? वस्तु विशेष का वर्णन, कलात्मकता और कल्पनाशीलता, यथार्थवादी चित्रण, या इसमें से कोई नहीं? देखिए 56 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कलात्मकता और कल्पनाशीलता ये सबसे मुख्य होती है। कल्पनाशीलता अगर नहीं रहेगी तो काव्य नहीं रचा जा सकता। गोपाल दास गहमरी, ये गहमर गांव गाजीपुर का है, वहाँ के रहने वाले थे। तो इन्होंने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? उपन्यास की जो वैरायटी है वो आपको बतानी है। ऐतिहासिक लिखे, पौराणिक लिखे, तिलिस्मी लिखे, या फिर जासूसी लिखे? तो 57 का राइट आंसर होगा सी वाला, तिलिस्मी, मतलब उसमें फैंटेसी होती थी, तिलिस्म होता था, जादू टोना। इसके बाद देखिए 58वें को, स्वरूपतः यथार्थवादी होता है, क्या होता है, मतलब वो किस प्रवृत्ति का होता है? कल्पना तत्व का उपेक्षक होता है, सामाजिक कटुता का पोषक होता है, आदर्शवाद का विरोध करता है, जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता होता है? इसमें से कौन सा होगा? तो 58 का हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये हुआ कि जिंदगी का जो असुंदर पक्ष होता है, मतलब जो खूबसूरत नहीं होता है, स्याह पक्ष होता है या बुरा समय होता है, उसका ये प्रयोक्ता होता है, प्रस्तोता होता है। इसके बाद देखिए 59वें में कहा जा रहा है कि घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। ठीक, अब आप देखकर समझ लीजिए, यहाँ ये भी कह दिया गया है कि महाभारत के किस चरित्र के लिए ये कही गई है पंक्तियाँ। तो महाभारत में सबसे ज़्यादा ठोकर किसने खाया? बाकी जो है वो तो सिंहासन के माने हुए दावेदार थे, मतलब वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि सिंहासन मेरा है, लेकिन किसे अधिकारी रहते हुए हटा दिया गया, पहले ही उसकी माता ने उसके साथ बेईमानी कर दी। तो ये पात्र कौन सा था? ये कर्ण था। ठीक है, ऐसी जिंदगी कर्ण की थी, सारी योग्यता रहते हुए, सारा पुरुषार्थ, सारी जो वीरता है वो उसके अंदर मौजूद थी, वो सर्वथा योग्य था सारे पांडवों और सारे कौरवों में, लेकिन उसके बावजूद उसे सिर्फ मिला अपमान और तिरस्कार। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, और इसमें कुंती देवी सबसे ज्यादा उत्तरदायी थी और भगवान कृष्ण की उसमें लीला चल रही थी, भगवान अपनी लीला कर रहे थे। देखिए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल, इसमें से कौन सा सही है? बी वाला हो जाएगा, भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कवि नागार्जुन को किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था? सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पत्रहीन नग्न गादड़ और भस्मांकुर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए 61वें का करेक्ट आंसर होगा इसमें से सी वाला, ये जो पत्रहीन नग्न क्षेत्र है इसके बारे में जो लिखा हुआ है। इसके बाद 62वें को देखिएगा, गलत युग्म का आपको चुनाव करना है। निराला प्रगतिवाद के हैं, प्रसाद जो है वो छायावाद के हैं, बिहारी रीतिकाल के हैं और कबीर जो है वो भक्तिकाल के हैं। तो इसमें से गलत क्या है?
देखिए 62वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निराला का जो प्रगतिवाद दिया है ये भी छायावादी जो समय था उसी समय ये भी पनपे थे, ठीक है, उससे बाहर नहीं है, तो प्रगतिवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जितना है वो सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। बघेली, हिंदुस्तानी, कौरवी और मगही, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 63 का हो जाएगा सी वाला, कौरवी। कुरुक्षेत्र की जो भाषा है खड़ी बोली, उसी को यहाँ पे दूसरे रूप में आप देख रहे हैं। अग्निबीज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को आप बताइए। मतलब अग्निबीज जो रचना है उसमें किस समस्या का वर्णन किया गया है, मोटे तौर पे ये पूछा जा रहा है। प्रणय समस्या है, चुनाव की समस्या है, आज़ादी के बाद ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनकी समस्या है, वर्ण विसंगति यानी जातिवादी जो परंपरा है। तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये चुनावी समस्या है, चुनाव से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं वो सब चीज़ें। सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा क्या थी, तो इसमें आपको पहचानना बहुत आसान है। 65वें का करेक्ट आंसर बताइए। बी वाला होगा, ब्रज भाषा में ही लिखेंगे ना, ब्रज भाषा के कवि। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद है, लल्लू लाल है, रानी केतकी की कहानी आपको याद होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, लल्लू लाल जी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए चारण काव्य की भाषा क्या है। चारण जो है ये वीरगाथा काल का लिखा हुआ काव्य है, तो आप बताइए डिंगल, प्राकृत, अवहट्ट या ब्रजभाषा। डिंगल पिंगल आप सुनते हैं ना, तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए 67 का हो जाएगा सी वाला, अवहट्ट, ठीक, मूल भाषा अवहट्ट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए वापसी किस विधा में रचित है, 68वें को आप देख रहे हैं, बी वाला हो जाएगा कहानी। जो वापसी रचना है ये इसकी विधा क्या है, कहानी है। उपन्यास सम्राट की उपाधि है, मतलब उपन्यास सम्राट की उपाधि किसको दी गई है, तो जयशंकर प्रसाद जी को दी गई है, सुदर्शन को दी गई है, अमृतलाल नागर जी को दी गई है और प्रेमचंद को दी गई है। तो उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, प्रेमचंद जी को कहा जाता है। तो 69वें का इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी, मेनका ने या उर्वशी ने। माया और द्रौपदी को तो जाने ही दीजिए। तो 70वें का बी वाला हो जाएगा, मेनका, ठीक, मेनका ने तपस्या को भंग कर दिया था। इसके बाद 71वें को देखते हैं। महादेवी वर्मा को इसमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण या भारत रत्न। और 71वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, पद्म विभूषण। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला था, तो इसमें दोनों जो है उन्हें आप देख सकते हैं, बी वाला भी और सी वाला भी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखिए। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है महादेवी वर्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद देखिए 73वां, इसमें कहा गया कि निराला को कैसा कवि माना जाता है, अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो पलायनवादी ये थे नहीं, सामाजिक समस्याओं को इतनी दृढ़ता से उकेरने वाला व्यक्ति पलायन नहीं कर सकता। भाग्यवादी भी नहीं थे, ये वास्तविकता पे यकीन रखते थे। तो अवसरवादी होगा या क्रांतिकारी होगा, बताइए। 73वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, क्रांतिकारी थे, इन्होंने कविता के क्षेत्र में क्रांति मचा दी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 में देखिए, कबीर दास ने किस काव्य रूप का इस्तेमाल नहीं किया है, साखी, सबद, छप्पय, रमैनी। तो साखी, सबद, रमैनी तीनों को मिलाकर बना बीजक, तो ये तो इनकी रचना हो गई। छप्पय जो है वो इनकी रचना नहीं है, तो इसमें सी वाला बाहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभिनव, यहाँ 75वें को आप देख रहे हैं, अभिनव जयदेव, ये किसे कहा गया है, अभिनव जयदेव। तो केशवदास को कहा गया, सूरदास को, बिहारी को या विद्यापति को। 75वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्यापति। भगवान कृष्ण और राधिका जी की जो प्रेम लीला है, मतलब रास लीला है, उसका वर्णन जयदेव ने भी किया है गीत गोविंद में। हालांकि उसमें कुछ भाव जो है वो अच्छे नहीं है, मध्यकाल की जो बुराइयां हैं वो उसमें घुस गई हैं। विद्यापति जो है उसका शुद्ध मैथिली रूपांतरण करते हैं रसप्रिया में। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 को देखिएगा। रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या है, मतलब सुंदरकांड कौन से नंबर पर आता है, कौन से नंबर का कांड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और 76वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5वें नंबर का है, ठीक। सबसे पहला बालकांड है, सबसे अंतिम उत्तरकांड है और 5वें नंबर पर सुंदरकांड। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य कौन सा है, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा या सैरंध्री। सौरंध्री नहीं होगा, सैरंध्री होगा। अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो 77 का हो जाएगा ए, रंग में भंग। बाकी जो है इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये वाला सबसे पहले लिखा है। हिंदू रीति के हिसाब से हमारे कुल संस्कार कितने, 16 संस्कार है, ठीक है। जन्म से पहले ही, मतलब माता के गर्भ में आने से पहले ही ये शुरू हो जाते हैं और एकदम चिता पर जाकर समाप्त होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 69वां, माफ कीजिएगा 79वां यानी 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में अमर हो गया गीत। तो इसके रचयिता कौन है, तो रचयिता मतलब रचनाकार। लिखने वाला महत्वपूर्ण होता है, गाने वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन लिखा जिसने है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए
कवि प्रदीप, उन्होंने इस गीत को लिखकर एक छोटी सी पुड़िया बनाकर और एक माचिस का जो डब्बा होता है ना, मैच बॉक्स, उसके अंदर रख दिया था। बाद में ये निकल कर सामने आता है और इसको फिर लिरिक्स में बांधा जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, किस आचार्य ने रसों की संख्या को 8 माना है? विश्वनाथ ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने या भरत मुनि ने? तो 80वें का हो जाएगा डी वाला। इसमें भरत मुनि के द्वारा इसको 8 संख्या के तौर पे बताया गया। वैसे 9 होते हैं। सगुण भक्ति के विरोधी इसमें से कौन से थे? तो सी वाला होगा, कबीर थे। ठीक। इसके बाद गलत युग्म का चुनाव आपको करना है। आंसू सुमित्रानंदन पंत, बीजक कबीर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर और प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखा गया है, ऐसा इसमें दिया है। 3 सही है, 1 गलत है। और 82वें का जो राइट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। वो देखकर मालूम हो रहा है आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, माधवाचार्य थे, रामदास थे या वल्लभाचार्य थे? तो रामानंद जो थे वो तो कबीर के गुरु थे। अब इसमें आप देख कर बताइए। देखिए, 83वें का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक। इड़ा का वर्णन किस काव्य में हुआ है? तो आपने पीछे इसका जिक्र सुना था, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद आगे चलते हैं। कहानी कला का आवश्यक अंग माना जाता है। कहानी कला जो होती है, मतलब कहानी लिखने की विधा, उसका आवश्यक अंग क्या है? विस्तृत शैली होनी चाहिए, स्वाभाविक शैली होनी चाहिए, संक्षिप्त और स्वाभाविक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो संक्षिप्त और स्वाभाविक होना चाहिए, दोनों आवश्यक है। बहुत लंबी कहानी कोई नहीं पढ़ना चाहता है। छोटी सी कहानी है, रोचक है, अंत मतलब शुरू से लेकर अंत तक बांध के रख रही है, वो बेहतर। सौमित्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो सुमित्रा का पुत्र अर्थात सौमित्र। तो सुमित्रा कौन थी? लक्ष्मण जी की माता थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन भी उनको कहा जाता है। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 87। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 15 भागों में बांटा गया। 15 भाग कौन कौन से हैं वो जानना आवश्यक नहीं। इसके बाद देखिए 88वां, पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? प्रबंध और मुक्तक काव्य में, दृश्य काव्य में, श्रव्य काव्य में, या इसमें से कोई नहीं? तो 88 का राइट आंसर होगा ए वाला, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य की जो कैटेगरी होती है उसमें इसको लिखा जाता है। गांगेय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो गांगेय अर्थात गंगा से जन्म लेने वाला। तो गंगा पुत्र कौन थे? देवव्रत अर्थात भीष्म, जो कि बाद में भीष्म कहलाए अपनी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर नंददास के बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे कवि थे, मतलब इनकी विधा कैसी थी। 90 डी वाला होगा, कृष्ण भक्त कवि थे। नंददास जो थे, वैसे भी आप देख रहे हैं नंददास, नंद नंदन, काफी हद तक कृष्ण भगवान के करीब है, तो इसका डी वाला है। विद्यापति की पदावली, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? रसप्रिया और पदावली, ये दोनों रचनाएं हैं, मैथिली में लिखी गई हैं। मैथिली के ये कवि भी थे, ठीक है। और विद्यापतिया मंडली जो है वो मिथिला क्षेत्र में अभी भी घूमती, मृदंग बजा बजा के इसका मंचन करती। इसके बाद 92 को देखते। डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसके लिए फेमस है? उपन्यास, कहानी, निबंध, एकांकी। रामकुमार वर्मा, दीपदान, आपने नाटक इनका काफ़ी अच्छा है वो पढ़ा होगा। और 92 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। एकांकी ये लिखते थे और दीपदान भी एक एकांकी है। पन्नाधाय का वहाँ जो त्याग है वो दिखाई देता है, वो अपने पुत्र का बलिदान दे देती है राजपुत्र की रक्षा के लिए। इसके बाद 93 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है? पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। तो 93 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि परख ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। पुनर्नवा, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है, ठीक, आर्य समाजी ग्रंथ है, तो इसकी भाषा क्या है? मराठी, गुजराती, हिंदी या संस्कृत? और 94 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। हिंदी में लिखा गया है लेकिन इतना समझने में आसान नहीं है, इसको आप आसानी से नहीं समझ सकते, गहराई से अध्ययन करना होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपसे 95 का, बिहारी सतसई की भाषा क्या है? मतलब इसमें 700 पद होते हैं तो सतसई कहा जाता है, सप्तशती इसका शुद्ध रूप है। तो बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी या खड़ी बोली? और खड़ी बोली इसमें होने से रही तो बाकी जो है उनको आप देखकर बताइए। देखिए 95 का ए हो जाएगा, ये ब्रज भाषा है, ठीक, ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी के द्वारा सिर्फ रामचरितमानस नहीं लिखा गया था, बहुत सारी भगवान राम की स्तुति में और भिन्न भिन्न रचनाएं लिखी गई थी। तो यहाँ सबसे जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं उनके नाम दिए। विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो खड़ी बोली है, ब्रज है, भोजपुरी है या अवधी है? 96 इसमें बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। देखिए यहाँ अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, अवधी का यहाँ प्रयोग नहीं है रामचरितमानस में, ठीक, तो इसका बी वाला सही। 97 को देखते हैं। कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? समकालीन वाले क्वेश्चन ये वैसे भी पूछे जाते हैं। तो अकबर, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा?
और 97 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी यानी जो लोदी डायनेस्टी थी उसके समकालीन थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाभोज नाम की जो रचना है इसमें किस प्रधान समस्या को उजागर करने का चित्रण दिखाई देता है? तो मन्नू भंडारी जी की रचना है और ये राजनीतिक समस्या पर लिखी गई है। महाभोज सुनने में तो लगता है कि ये हो सकता है कोई घरेलू समस्या हो, लेकिन ये राजनीतिक समस्या को परिलक्षित करता है, उपन्यास है। इसके बाद देखिए प्रेमचंद को प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो वो गबन होगा या गोदान होगा, बताइए। होरी और गोबर की समस्या, तो ये 99 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा। देख लीजिए पहले बी वाला गोदान। ठीक, होरी जो है वो जिंदगी भर जूझता रहता है और उसकी एक प्रबल इच्छा रहती है गोदान करने की। इसके बाद 100 को देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण नाम का जो सम्मान है पद्म पुरस्कारों में वो प्राप्त हुआ है? हरिऔध को प्राप्त हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त हुआ है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा बी वाला, मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुआ है। अन्य भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं लेकिन ये भी प्राप्त हुआ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये क्या चीज़ है? तो इसे महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, ये महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। महाकाव्य का मतलब क्या होता है? किसी नायक और नायिका को पकड़ लेते हैं, कोई प्रसंग पकड़ लेते हैं और उसका शुरू से लेकर अंत तक वर्णन करते हैं। जैसे रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म से लेकर उनका पूरा राज्याभिषेक, पूरी उनकी कथा है। तो जब पूरा डाटा उसमें समेट जाता है तो उसको महाकाव्य कहते हैं, और किसी एक प्रसंग विशेष का वर्णन होता है तो उसको खंड काव्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए 103वें नंबर के क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अस्तित्ववाद से प्रभावित है? गुनाहों का देवता, झूठा सच, अपने अपने अजनबी और मैला आंचल। अस्तित्ववाद। और 103 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, उपन्यास है, इसमें अस्तित्ववाद मतलब अपने अस्तित्व को ढूंढने की काफ़ी तड़प दिखाई देती है। और अंत में बावन दास का जो बलिदान है उसे आप देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। ठीक है, श्रृंगार इन्होंने एकदम जो बुढ़ौती इनकी थी उसमें पकड़ा था, लेकिन वो सार्थक नहीं होता है। उर्वशी बेजोड़ भले ही हो, इनका जो सार्थक रूप है वो क्या है? वीर रस। इसके बाद आगे चलते हैं। जिस पार्टी से ये बिलोंग करते थे उस पार्टी के ही नेताओं की टांग खींचने में ये कभी भी चूकते नहीं थे। मतलब जहाँ कर्तव्य बोध कराने की आवश्यकता होती थी वहाँ आग उगलने लगते थे। और इनकी रचना एकदम जो युवावस्था वाली है उसमें आप देखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसी बेजोड़ रचना है कि फिर पढ़कर मन प्रसन्न हो जाए। इसके बाद चलते हैं आगे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत कुछ कहने वाली बात। तो ये काम किसका है? बिहारी का है। सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, 2 लाइन के पद लिखे और उसमें जो चोट होती थी वो काफ़ी तीखी होती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 106 इसमें कहा गया, मतलब उनकी जो बिहारी सतसई नाम की रचना थी उसके जितने भी दोहरे अर्थात दोहे हैं वो एकदम से टके के हैं, ऐसा इसमें बताया गया। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी थी? नाथूराम गोडसे ने उन्हें मार दिया था। तो रक्तचंदन, हंसमाला, मिट्टी और फूल और उत्तर जय, इसमें से कौन सा होगा? 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रक्तचंदन। ठीक है, गोली लगी तो खून बहा, तो उससे आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वाला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना इसमें से कौन सी है? मौलिक रचना का मतलब ये होता है कि किसी रचना या पहले से लिखे हुए काव्य में से कोई अंश निकाल कर आप नहीं लिख रहे हैं। जैसे साकेत है तो रामचरितमानस और रामायण से प्रेरित है, भले ही उनके शब्द अपने हैं, लेकिन मौलिक अपने तरीके से विचार करके इजाद किया हुआ कौन सा है? विरहड़ी ब्रजांगना। इसके बाद कुणाल गीत है, गीतामृत है और वीरांगना है। तो 107वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये कुणाल गीत है। ठीक, 108वें को देखते हैं। वीर गाथा काल का कवि इसमें से कौन सा नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर और नामदेव, इसमें आप देखकर बताएं। तो 108 का बी हो जाएगा, ये नामदेव नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई थी? खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज या संस्कृत? तो ये खड़ी बोली में लिखी गई थी। ठीक, इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, यहाँ आप देख रहे हैं, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? इसमें जो विकल्प है उन्हें आप देख सकते हैं। देखिए 110 का डी हो जाएगा, प्रेमचंद। बाकी जितने हैं उन्होंने भी कहानियाँ लिखी और एकदम बेजोड़ ही लिखी। चतुरसेन शास्त्री की जितनी कहानियाँ हैं आप पढ़ लीजिए, कुंभा की तलवार और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ। उपन्यास है ईदो, तो ईदो में आप देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसका पूरा फेमस चित्रण किया गया है। हिटलर के कैंप, जो नाजी कैंप होते थे, उसका चित्रण किया गया है। सुदर्शन भी बेजोड़ कहानीकार हैं, इनकी रचना आप पढ़ें। सुदर्शन की एक बहुत फेमस कहानी है ओलिम्पस, जो कि पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। और ओलिम्पस में ये दिखाया गया है कि एक दारू के ठेके वाला आदमी रहता है जो कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है, लेकिन वो अपने माहौल से मुक्ति नहीं पा पाता है। अंत में वो अपने बच्चे का नाम एक नामी स्कूल में लिखवाता है, कॉन्वेंट में, और खुश होता है कि उसका बेटा कुलदीप जो है वो श्रेष्ठ बनेगा।
ठीक है, तो बाकी जो है वो अच्छे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रेमचंद। इसके बाद आगे चलते हैं। इनकी सारी कहानियां आपको पढ़नी हो तो मानसरोवर जो इनकी पूरी संग्रह है उसको खरीद लीजिएगा, काफ़ी मोटी ताजी किताब है। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? ठीक, अब यहाँ पे नूर मोहम्मद का नाम दिया है, जायसी है, मुल्ला दाऊद है और कुतुबन है। इसमें से कौन सा होगा? तो 111 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, मुल्ला दाऊद। ठीक, मुल्ला दाऊद का यहाँ पे नाम आता है। इसके बाद 112वें को देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किसको प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ एक मानिंद पुरस्कार है। तो 112वें का यहाँ आपने देखा बी वाला सही है, महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ है। ये चीज़ पीछे भी बताई गई थी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं। तो छंद जब बिजली भरने लगते हैं तो उसमें जो रस होता है वो कैसा होता है बताइए? 113 और 113 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, प्रशस्ति परक। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वीर रस क्यों नहीं दिया है? तो प्रशस्ति परक का मतलब क्या है? प्रशंसा करने वाला। तो भूषण जो थे ऐसे कवि जो रीतिकाल वाले होते थे ना, ये दरबारी होते थे, तो जिस राजा के दरबार में रहते थे उसकी प्रशंसा में लिखते थे और राजा की वीरता का वीर रस में उल्लास के साथ वर्णन करते थे। तो वीर रस के ये कवि हैं, उसमें प्रशस्ति करते थे, यानी प्रशंसा करने का काम करते थे। इसके बाद देखिए, सूर्योदय के समय कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो भाई सूर्योदय के समय उल्लू को छोड़कर बाकी जितने पक्षी हैं वो प्रसन्न ही होते हैं, दुखी तो होते नहीं हैं। लेकिन खास तौर पे कौन सा? यहाँ चटक है, चातक है, चकोर है, चक्रवाक है। और 114वें का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, चातक। स्वाति नक्षत्र में ये काफ़ी एक्टिवेट रहता है। ठीक है, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसी से ये जलपान करता है। इसके बाद 115वें प्रश्न को देखते हैं। पक्षियों के ऊपर भी बहुत सारे काव्य लिखे गए, जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो हारिल पक्षी जो है उसके बारे में मान्यता है कि वो जब भी जमीन पर लैंड करता है तो जमीन पर अपने पैर नहीं रखता है, वो पंजे में लकड़ी दबाया रहता है। इसके बाद देखिए, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहानियां हैं, किंवदंतियां आप कह सकते हैं। हारिल पक्षी जो है वो बहुत पेटू होते हैं। पहली चीज़, जब पके फल पेड़ों पर लगते हैं ना तो ये आकर खाते हैं, और एक पपीते का बड़ा फल जो है वो एक पक्षी खा जाता है, उसको खाने में बहुत समय नहीं लगता है। लकड़ी वकड़ी से इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कभी कभार देख लिया। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? ठीक है, बताइए इसमें कौन से लेखक के द्वारा ये वाक्य दिया गया है? देखिए 115 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। उपन्यास वो खुद ढेर सारे लिखे हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। पंच परमेश्वर, सरपंच जो होते हैं उनके बारे में कहा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, प्रेमचंद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है या सुमित्रानंदन पंत की है? 116 बी वाला हो जाएगा, प्रेमचंद की रचना है, पंच परमेश्वर। ठीक, विश्व शांति किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की है, मदन वात्स्यायन जी की है, कुंवर नारायण की है या फिर हरिशंकर परसाई की है? रचना का नाम पहले देख लीजिए, विश्व शांति। अब लेखकों का नाम देखिए, और इसका जो राइट आंसर है ये है 117वां। 117वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी की रचना है। ठीक, विश्व शांति, रामविलास शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट ईदगाह। ईदगाह किसकी रचना है? ये कहानी है, प्रेमचंद जी की कहानी है। कहानी आप जानते भी होंगे, नन्हा हातिम रहता है और उसकी दादी रहती है, और अंत में जो पैसा वो ले जाता है मेले में, ईद का मेला रहता है, उसमें खिलौने खरीदने के लिए जो ले जाता है, उसके पास गरीबी रहती है, उसके माता पिता पहले से ही जा चुके रहते हैं, तो दादी ही उसकी एकमात्र करता धरता रहती हैं, और रोज़ वो रोटियां बनाती हैं, चिमटा रहता ही नहीं है, हाथ जलता है उनका, तो वो जाकर चिमटा खरीद लेता है। सारे बच्चे खिलौना खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, और वो सिर्फ सारे पैसे व्यय करके चिमटा खरीद लेता है और ले आता है। तो दादी पहले तो नाराज़ होती है, लेकिन जब उन्हें रियलिटी पता लगती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है, उसे गले लगाती हैं। तो वो चीज़। साहित्य दर्पण को आप देखें, किसकी रचना है? दंडी की रचना है, बच्चन की रचना है, मतलब हरिवंश राय बच्चन, या विश्वनाथ की रचना है, या हरिऔध, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध? तो इसमें आप बताइए। 119, देखिए 119 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये विश्वनाथ की रचना है। इसके बाद जायसी ग्रंथावली, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्हीं के नाम से लिया गया है जायसी। तो ये किसकी रचना है? इसमें नाम दिया है, आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं। और 120वें का हो जाएगा बी वाला, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। जायसी ने खुद इसको नहीं लिखा है, जायसी के बारे में जो वर्णन किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो बी वाला सही। इसके बाद देखिए उद्धव शतक, ये जो है ये किसने लिखा है? ये रत्नाकर की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा है, या सूरदास ने लिखा है? तो 121वें का राइट आंसर होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सांध्य गीत। सांध्य गीत को किसने लिखा था? इसमें कुछ कवियों के नाम दिए हैं जो छायावादी हैं प्रायः। तो 122वें का राइट आंसर होगा बी, महादेवी वर्मा। ये विरह में डूबी रहती थी हमेशा। इसके बाद देखिए 123वां, रस मीमांसा। सीमांसा नहीं होगा, मीमांसा होगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, नगेंद्र शर्मा की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, और निराला जी की रचना है। इसमें से कौन सा होगा? यहाँ पर रचना का नाम दिया है रस मीमांसा।
ठीक, सीमांसा नहीं होगा। तो 123 जो है इसका राइट आंसर होगा ए वाला, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रस मीमांसा। इसके बाद 124 को देखते हैं। चिंतामणि किसने लिखा है? चिंतामणि ये एक आप पुस्तक कह सकते हैं जिसमें कि कई सारी जो गद्य हैं उनका संकलन कहा जा सकता है, मतलब निबंध का संकलन। तो 124 का जो राइट आंसर है वो इसमें से देख लीजिए, पहले सी वाला हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। जौहर, जौहर शब्द का मतलब क्या है? खुद को जिंदा आग में झोंक देना, वो भी सामूहिक तौर पे। अगर एक स्त्री जो है वो जलकर भस्म हो रही है जिंदा, तो उसको तो सती होना कहा जाएगा। लेकिन स्त्रियों का पूरा झुंड जो है वो आग में कूद जा रहा है, जो कि पद्मावती ने किया था ऐसा माना जाता है। और बाद में बहुत सारी चित्तौड़गढ़ की जो महिलाएं हैं उन्होंने जौहर किया था अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। तो वो जौहर की प्रक्रिया है। अब इसमें आप बताइए, तो देखिए 125 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ऐसे वीर रस के काव्य वही लिखते थे, इसमें भी वीर रस है। इसके बाद सप्त सुमन को देखते हैं। ये प्रेमचंद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामचंद्र शुक्ल की है या हरिवंश राय बच्चन जी की है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है 126 का वो हो जाएगा ए वाला। ये प्रेमचंद की रचना है सप्त सुमन। रंगभूमि प्रेमचंद की है, बताने की जरूरत नहीं है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो मूल रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षित करने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसे लिखा गया था। तो उनका नाम था विष्णु शर्मा। इसमें पशु पक्षियों और प्रकृति के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी जो राजनीतिक और कूटनीतिक शिक्षा है वो दी गई। इसके बाद दीपशिखा, दीपशिखा ये किसकी रचना है बताइए? इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। और 129 का जो राइट आंसर है यहाँ आप देख लीजिए, पहले डी वाला हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, महादेवी वर्मा की है, निराला जी की है या माखनलाल चतुर्वेदी जी की? तो 130 का सी हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़क पे, निराला। पृथ्वीकल्प, पृथ्वीकल्प किसकी रचना है? अश्क की रचना है। ठीक, या अश्क मतलब क्या होता है? आंसू होता है, तो ये उपनाम है कवि का। गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है, कुबेरदास की है या नागार्जुन की है? देखिए 131 का हो जाएगा बी वाला, गिरजा कुमार माथुर। कागज के फूल किसने लिखा है? जल्दी बताइए। देखिए डी वाला हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल, इसका डी वाला सही। निर्मला को देखते हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र और राजेंद्र यादव। इसमें तो आप आंख मूंद कर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे अधूरे, अब ये जो रचना है ये किसकी? इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाम दिया है, मोहन वल्लभ पंत है, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण मिश्र ऐसे दिया है। तो देखिए 134 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मोहन राकेश के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, मोहन राकेश जी की ये रचना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्म भूमि को देखिएगा, ये किसकी है? प्रेमचंद की है। सुहाग के नूपुर ये किसकी रचना है? यहाँ कुछ विकल्प दिए हैं, आप देखिए। सुहाग के नूपुर, निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। और इसका जो राइट आंसर है से आप देख लीजिए 136। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, अमृतलाल नागर। ठीक, अमृतलाल नागर जी के द्वारा कई सारी बच्चों के लिए भी रचनाएं लिखी गई हैं और ऐसे प्रौढ़ रचनाएं भी हैं, काफ़ी अच्छी। इसके बाद देखिए वैदेही वनवास। वैदेही जो है ये सीता जी को कहा जाता है, तो उनका वनवास राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, सत्यनारायण कविरत्न की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है या मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो 137 का हो जाएगा सी वाला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। जयद्रथ वध को देखते हैं, ये किसकी रचना है बताइए? महादेवी वर्मा। जयद्रथ जो था ये दुश्शला का पति था, मतलब दुर्योधन का बहनोई आप कह सकते हैं। और ये द्रौपदी के साथ छेड़खानी करता है जब वो वनवास में रहती हैं, मतलब पांडव वनवास बिता रहे होते हैं। पांडव जान जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं और इसका सिर मोड़ देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। और उसके बाद सिर पर 5 चोटियां छोड़ देते हैं अपने प्रतीक के तौर पे, 5 पांडव 5 चोटी। तो ये उस समय संकल्प लेता है उस अपमान का बदला लेने का और कहता है कि मैं पांडवों को एक दिन रुला कर रहूंगा, उनका बहुत अच्छे से नाश करूंगा। और अंत में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो ये चक्रव्यूह के द्वार पे पहरा देने लगता है, किसी भी पांडव को अंदर घुसने ही नहीं देता और उस दिन वो अजेय रहता है, एक दिन अजेय रहने का उसको वरदान रहता है। और अंत में फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें। अब इसमें 138 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अनाम दास का पोथा सच में पोथा है, तो किसने लिखा है बताइए? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, सोहनलाल द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें दोनों जो आचार्य लोग हैं उनके नाम दिए। तो 139 का सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यहाँ आप देख रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। आकाशदीप को देखिए, किसकी रचना है? ये तो जग जाहिर बात है, ये प्रसाद जी की रचना है और किसी की हो ही नहीं सकती। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। गलती से तुलसीदास मत चुन लीजिएगा, यहाँ संस्कृत वाले मूल रामायण की बात हो रही है। ठीक, हर्षचरित किसने लिखा है? ये बाण भट्ट की है। ठीक,
हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन का पूरा जो जीवन वृतांत है, और शुरुआत में जो कुछ पन्ने हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा को समर्पित है। नीरजा किसने लिखा है? ये महादेवी वर्मा की है, ठीक, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैथिली कोकिल यानी मिथिला की कोयल, अब ये किसकी रचना है बताइए? तो मिथिला के कवि थे कौन, मतलब मिथिला या जो मैथिली भाषा थी उसमें काव्य लिखने का काम किसने किया था, तो उसके आधार पे आप गेस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त, ये इसके जो रचयिता हैं वो देखे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ध्रुव धारणा, ध्रुव मतलब अटल होता है, धारणा मतलब जो मनोदशा होती है। तो आप बताइए कि ये रचना किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 145 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है, नाम अच्छा है। उर्मिला, ये किसने लिखा है? उर्मिला किसके द्वारा लिखा गया बताइए? तो 146 का राइट आंसर ए होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा इसको लिखा गया। इसके बाद हार की जीत, ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? सुदर्शन के द्वारा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा, कमलेश्वर के द्वारा, रांगे राघव के द्वारा। हार की जीत, बाबा भारती का घोड़ा, आपने पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में ये कहानियां होती थी। तो 147 का राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। और यहाँ दिया है उत्तर गलत। ये जग जाहिर बात है कि सुदर्शन के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, सुदर्शन ने इसको लिखा है। हार की जीत कहानी है, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 148 को देखते हैं। 148 में कहा गया निर्मला किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीरों का कैसा हो वसंत, एक कविता है, काफ़ी बेजोड़ है, वीर रस की है। तो इसको लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। झांसी की रानी इनकी सबसे फेमस कविता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो वो वाली। और ये जो वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें आप देखते हैं कि एक वीर योद्धा जो है वो रण के लिए प्रस्थान करता है और उसकी जो वीरांगना पत्नी है वो उसे विदा कर रही होती है, तो उसी में संवाद चल रहा होता है, ठीक। इसके बाद देखें आगे, अगला जो है हल्दी घाटी, ये एक खंड काव्य है। तो इसमें आपको बताना है कि किसने लिखा है इसे। तो 150वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। इसकी पंक्तियां जो है शुरुआत की बेजोड़ है। इसके बाद देखते हैं आगे 151, आषाढ़ का एक दिन। ये जो आषाढ़ का एक दिन रचना है ये किसने की है बताइए? तो 151 का हो जाएगा सी वाला, मोहन राकेश। गीतांजलि किसने लिखा है? गीतांजलि के लिए तो नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी मूल भाषा में नहीं मिला। जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जब अंग्रेज समझ पाए, तब नोबेल दिए। इसके बाद देखिए 53 मतलब 153, साहित्य लहरी। तो ये किसकी रचना है? सूरदास की है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूरदास की रचनाओं में साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी को देख लीजिए, ये जयशंकर प्रसाद जी की है, इसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भरता, ये रचना किसकी? 155 बी वाला हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद अग्नि परीक्षा को देखते हैं, चतुर्सेन के द्वारा, आचार्य तुलसी के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा या प्रेमचंद के द्वारा, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए 156 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि ये आचार्य तुलसी के द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह सच में टेढ़ा है, मतलब धब्बा है उस पर। तो ये किसने लिखा है भाई? इसमें से आप देख कर बताइए। देखिए 157 का हो जाएगा इसमें से सी वाला, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता था ज़्यादा। संदेश रासक, अब ये जो है ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, रसनिधि ने या रसलीन ने? तो 158 का हो जाएगा बी वाला, अब्दुल रहमान। इसके बाद देखते हैं पुष्प की अभिलाषा, ठीक, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी, उन्हीं की रचना है जवानी। इस प्रकार की कविताएं ये देशभक्ति वाली लिखते थे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली इस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक, तो पुष्प जो है वो जो जवान मातृभूमि के लिए अपने शीश चढ़ाने जा रहे होते हैं, बलि देने जा रहे होते हैं, उनके चरणों में कुचलना मंजूर करता है। साखी किसकी रचना है? तो साखी सबद रमैनी, ये कबीरदास जी की रचना है। तीनों को मिलाकर बीजक कंबाइन कर दिया गया है। मेघदूत किसने लिखा है? तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार की जो रचना है ये कालिदास जी की है। ठीक, इसके बाद आधुनिक कवि यहाँ पे कौन से हैं ये आपको बताना है। नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी। छायावादी युग के बाद वाला जो युग है उसकी बात की जा रही। तो 162 का ए हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। इसके बाद देखिए तुम्हारी स्मृति, ये रचना है ना, अब ये किसकी है बताइए? 163 का राइट आंसर होगा, यहाँ आप देख लीजिए पहले बी वाला, माखनलाल चतुर्वेदी।
ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठंडा लोहा, लोहा जब गर्म होता है तो मुलायम होता है, ठंडा लोहा एकदम कठोर होता है। तो ये रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की है, धर्मवीर भारती जी की है, गिरजा कुमार माथुर जी की है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की? तो 164 का राइट आंसर है बी, ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक, दुष्यंत कुमार जो थे वो गजल लिखते थे, लेकिन गजल में वो प्रेम लीला वाली गजल नहीं लिखते थे, सामाजिक समस्याओं पर बहुत गहरी चोट करते थे और उसमें वीरता का भाव होता था। इसके बाद आगे चलते हैं, गुनाहों का देवता, ये तो धर्मवीर भारती की है, ये 20 बार आपने पढ़ा होगा कम से कम। कुली, कुली अर्थात सामान ढोने वाला, ये किसने लिखा है? इसमें से आप देखकर बताइए। तो जयदेव सुमित्रा नंदन पंत, ये दो जने तो होंगे नहीं। अब अमृता प्रीतम बचती हैं और मुल्कराज आनंद बचते हैं, आप देखकर इसमें से बताइए। तो देखिए 166 का डी हो जाएगा, ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र, यहाँ आप देख रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें आप देख लीजिए, बुद्ध चरित्र है असल में, तो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? विकल्प आपने देखे, अब बताइए। तो 167 का हो जाएगा बी वाला, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 168 को देखिए, भग्नदूत। अब ये जो भग्नदूत है ये किसने लिखा है? तो 168 का डी हो जाएगा, अज्ञेय के द्वारा इसे लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। भिक्षुक किसने लिखा है? तो ये प्रसाद की रचना है, पंत की, निराला की या महादेवी वर्मा की? देखिए 169 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने इसको लिखा है, मतलब निराला उन्हीं का उपनाम था। और इसमें वो लिखते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। इस प्रकार से भिक्षुक में कई सारी पंक्तियां हैं। उसी में है कि एक आदमी जो है वो पुए लेकर झोली में जाता है, मतलब मिठाई, और जो नदी का पुल रहता है वहाँ बंदरों में वितरित कर देता है, लेकिन भिक्षुक को देखता है तो उसे तुरंत ही दुत्कार देता है। तो ये सब चित्रण है। अब इसके बाद चित्ररेखा को देख रहे हैं आप, तो ये किसकी रचना है बताइए? यशपाल भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या अमृतलाल नागर? 170 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। कुकुरमुत्ता किसकी है? तो निराला की है, इसमें आपने कोई दिक्कत ही नहीं है। विनय पत्रिका को देख लीजिए, ये तुलसीदास जी का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय जो थे वो परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित की मृत्यु होती है, जो कि पांडवों के उत्तराधिकारी थे, अभिमन्यु के पुत्र। उनकी मृत्यु होती है तक्षक नाग के काटने से, वो उनकी नियति होती है, उन्हें शाप मिला रहता है। तो जब उनके पुत्र जन्मेजय बड़े होते हैं, उन्हें पता लगता है कि पिता जो है वो सांप के काटने से मरे, तो वो संकल्प लेते हैं कि सारे जो नाग प्रजाति है उसका विध्वंस कर देंगे। और उसके लिए वो नाग यज्ञ शुरू करते हैं। जितनी आहुतियाँ देते हैं उतने सांप आकर उसमें खुद ही अपने आप को आग में झोंकने लगते हैं, मंत्रमुग्ध होकर। जब तक्षक की बारी आती है तो वो इंद्र के सिंहासन को लपेट लेता है, ताकि वहाँ स्थिर रूप से रह सके और वहाँ से उसे जाना न पड़े, मरना न पड़े। तो इंद्र का सिंहासन लेकर वो खींचने लगता है उस आकर्षण में, जो मंत्राहुति होती है उसके आकर्षण में। तो इंद्र को लगता है कि भाई ये तो यज्ञ कुंड में हमको भी साथ में लेकर डूब जाएगा। तो यहाँ पर फिर अंकुश लगता है उनके ऊपर, जन्मेजय को रोका जाता है कि भाई ऐसा मत करिए। और उसके बाद नाग हत्या करने के अपराध में उनको चर्म रोग हो जाता है बाद में। तो खैर वो चीज़ें। अब इस कहानी को वर्णन करने वाले इसमें से कौन से थे? 173। देखिए 173 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद आगे चलते हैं, मृगावती किसकी रचना है बताइए? 174 बी वाला होगा, कुतुबन की रचना है। यहाँ कवि का नाम आप देख लीजिए। भारत भारती किसने लिखा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। परिमल किसने लिखा है? यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है, परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, इस प्रकार की रचना है। झरना किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। 177 सी वाला हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। धूप के धान, ये किसकी रचना है बताइए? तो 178 का सी वाला सही है, गिरजा कुमार माथुर। ठीक, और इनकी एक बहुत अच्छी कविता है, पहरुए सावधान रहना। इसके बाद गंगा छवि वर्णन, ये किसने लिखा है? यहाँ कवियों के नाम दिए हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, भारतेंदु जी हैं या फिर हरिऔध हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 179 का, वो इसमें सी वाला हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद 178 में चलते हैं, माफ कीजिएगा 180 में चलते हैं। नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मानसरोवर नाम का जो कहानी संग्रह है उसमें आप इसे देख सकते हैं, वैसे फुटकर तौर पे भी देख सकते हैं। इसमें बाबू बंशीधर जो रहते हैं वो नई नवेली नौकरी पाते हैं, तो उनके पिता और माता बहुत खुश होते हैं कि भाई लड़का जो है वो सरकारी नौकरी पा गया है, वो भी नमक के दरोगा की, मतलब नमक वाला जो कारोबार होता है लाना ले जाना, उसकी वो निगरानी करेगा। सरकारी बंगला, वेतन, गाड़ी वगैरह सब मिलेगा। अंत में ये होता है कि ये ईमानदारी जताते हैं और ईमानदारी की वजह से फिर इन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। तो परिणाम ये होता है कि इनके पिता और माता जो है वो बहुत नाराज होते हैं कि इन्हें ईमानदारी का भूत सवार था। लेकिन अंत में इन्हें बढ़िया पोस्ट मिल जाती है। जिस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट किया था नमक का अवैध कारोबार करने के जुर्म में, वही व्यक्ति इन्हें काम देता है।
तो ये चीज़ है। अब इसके बाद कुटज को देख रहे हैं आप नीचे, कुटज किसकी रचना है? कुटज एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के बीच से पर्वत को तोड़कर निकलता है। तो 181 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चित्रावली को आप देख रहे हैं फिर से एक बार, किसकी रचना है? तो ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, सी वाला होगा। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यामा, यामा किसकी रचना है? यामा रात्रि को कहा जाता है, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद युद्ध और शांति, युद्ध और शांति किसने लिखा है? ये बाबू गुलाब राय ने लिखा है, या दिनकर जी ने लिखा है, या सरदार पूर्ण सिंह की है, या केशव दास की? तो 184 का राइट आंसर है बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। भ्रमर गीत को देखते हैं। तो भ्रमर गीत ये किसकी रचना है बताइए? सूरदास की रचना है या किसकी रचना है? तो 185 ए वाला ही सही है, सूरदास। युगवाणी ये किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, सुमित्रानंदन पंत। शेखर एक जीवनी, अब ये किसकी रचना है? उपन्यास है पूरा। तो 187 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। रंग में भंग आपने पीछे देखा था, ये किसकी रचना है? ये पीछे आपने देख लिया है तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर खुद देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 189 को देखते हैं। पतितों के देश में, पतितों के देश में ये किसकी रचना है बताइए? प्रेमचंद, रामवृक्ष वेनीपुरी, या यशपाल, या अगेर? तो 189 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रामवृक्ष वेनीपुरी। गेहूं और गुलाब जैसी जो कृतियां हैं वो भी इन्होंने लिखी हैं, काफ़ी अच्छे निबंधकार थे। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है, ये भवभूति ने नहीं लिखी है। पूस की रात किसकी रचना है? ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेमचंद की है। हल्कू और झबरा, ठीक है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हुआ है। इसके बाद 192 को देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, अब ये किसने लिखा है? यहाँ कुछ कवियों और कवित्रियों के नाम दिए हुए हैं। तो 192 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मजयी को देखते हैं, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, इसमें से कौन सा होगा? तो 193 का डी हो जाएगा, मुक्तिबोध ने इसको लिखा है। गीतिका को किसने लिखा है बताइए? यहाँ पर है। और 194 का राइट आंसर ए होगा, निराला ने लिखा है। प्रभात फेरी, प्रभात के समय मतलब सुबह के समय जो फेरी लगाई जाती है, मतलब वीर रस वाले गीत और काव्य नारे लगाए जाते हैं, आमतौर पे जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मतलब राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें ये निकलती है। तो केदारनाथ, नरेंद्र शर्मा, वीरेश्वर सिंह, या निराला, इसमें से कौन से होंगे? तो 195 का बी वाला हो जाएगा, ये नरेंद्र शर्मा जी हैं। लोक और आलोक ये किसकी रचना है? 196 सी वाला होगा, इसका केदारनाथ सिंह होगा। यहाँ दोनों नाम दिए हैं, अग्रवाल और सिंह, तो सिंह होगा। ठीक, इसके बाद 197 ब्रह्मपुत्र, ये किसकी रचना है? ब्रह्मपुत्र क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसमें रानी गौडेल्यू और जो नागा विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ जितना लोहा लिया गया है, उसमें देवकांत नाम का एक सन्यासी मतलब युवक रहता है, बाद में सन्यासी बन जाता है। वो अंत तक, अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से जूझता है, बाद में आज़ादी मिलती है। तो वो सब कहानी है। ब्रह्मपुत्र ये किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, तो इसका जो ए वाला है वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं, आरती और अंगारे ये किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, या सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन? यहाँ आप किसको देख रहे हैं? ये आरती और अंगारे। तो 198 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 को देखते हैं, पंचवटी किसकी रचना है? देखकर बताइए। और 199 का जो राइट आंसर है वो सी वाला होगा, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। गांधी टोपी ये किसकी रचना है? इसमें आप देखिए। और 200 का डी वाला सही है, इसमें राजा राधिका प्रसाद की ये रचना है। रानी केतकी की कहानी ये आपने देखा, किसकी रचना है बताइए? तो ये इंशा अल्लाह खां की है, पीछे बाई मिस्टेक लल्लू लाल बोल दिया गया था, इंशा अल्लाह खां की रचना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 202 को देखिए, पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, या महादेवी वर्मा की है? इसका ए वाला होगा, पल्लव या पेड़ पौधे, ये ज़्यादा सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृति के अधीन कवि थे। इसके बाद सूर सागर दिया हुआ है, तो ये सूरदास की है, इसमें आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यशोधरा, यशोधरा का बताइए, इसको किसने लिखा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसका सी वाला जो है वो सही है। यशोधरा ये गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध तो अपना सन्यासी चोला धारण करके चलते बनते हैं, वो भी उसी रात को जिस रात उनका बेटा पैदा होता है। और यशोधरा जब वो उसकी नींद खुलती है तो वो बच्चे को गोद में लेकर उन्हें बार बार खोजती है, कहीं भी पति मिलते नहीं है। तो वही बोलती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, मतलब बता कर तो जाते, ऐसे चोरी छिपे भाग गए। और उसका जो पुत्र है राहुल, जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी माता से कहानी सुनना चाहता है, गौतम बुद्ध की, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, तो वो कहानी है। बड़ी ही मार्मिक दशा है यहाँ पर।
इसके बाद देखिए 205 को अजात शत्रु किसने लिखा है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अजात शत्रु ये ऐतिहासिक है। ठीक। त्यागपत्र किसने लिखा है? यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 206। जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन की है या मुक्तिबोध की है? तो 206 यहाँ आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? जैनेन्द्र कुमार। चीफ की दावत, अब ये जो चीफ की दावत है ये किसकी रचना है बताइए? तो 207 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी ने काफ़ी, बलराज साहनी अभिनेता थे, उन्हीं के भाई थे। ठीक है, तो भीष्म साहनी ने काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं जो कि सामाजिक दशा का वर्णन करती हैं, तत्कालीन समाज का। आज़ादी के समय, मतलब आज़ादी से पहले की जो दशा थी, लोग अंग्रेज़ों के गुलाम मानसिक तौर पर बने हुए थे और जो पढ़े लिखे शहजादे होते थे वो सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों के तलवे चाटेंगे तो अंग्रेज़ बड़ा हमें इज्जत देंगे। तो अहम ब्रह्मास्मि नाम की एक रचना है, कहानी है, उसे पढ़िएगा। उसमें जो उसका मेन नायक रहता है वो ये सोचता है कि हम अंग्रेज़ों जैसी पोशाक पहन लेंगे, 20 बार नहा लेंगे और एकदम पहनावा, जो रहन सहन है वो सब कुछ, और भारतीयों से नफरत करेंगे तो अंग्रेज़ हमें बहुत प्रेम देंगे। अंत में वो इतनी बेइज्जती पाता है ना कि उसका जो अंतर चक्षु है या अंतर ज्ञान है वो जाग उठता है। तो वो रचना है। इसके बाद आगे चलते हैं और चीफ की दावत पे बहुत सारे नाटक भी आयोजित किए जा चुके हैं। प्रेम वाटिका को देखते हैं, ये किसकी रचना है? 208 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, रसखान। आगे चलते हैं, देखिए अशोक के फूल। अब ये जो यहाँ पे गद्य है, ये काव्य नहीं है, गद्य है, तो ये किसकी रचना है इसको आपको तलाशना है। इसमें कुछ लेखकों के नाम दिए हैं। 209 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेम पचीसी, 25 पद वाली जो रचना होती है उसको पचीसी कहा जाता है। तो प्रेम पचीसी किसने लिखा है? यहाँ कुछ पुराने कवियों के नाम दिए हैं और प्रेमचंद का भी नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 210वें का वो ए वाला हो जाएगा, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए मधुशाला। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। मधु का मतलब यहाँ शहद नहीं है, शराब है। ठीक है, शराब खाने का यहाँ वर्णन किया गया है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद कवितावली। कवितावली किसकी है? तो कवितावली दोहावली तुलसीदास। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, नाटक है, आपने देखा। रामचंद्रिका किसने लिखा है? अच्छा बताइए। 214 बी वाला सही है, केशव दास ने लिखा है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। इतनी कठिन भाषा होती थी, इतना रहस्य होता था कि आदमी समझ न पाए, और अपनी अल्पायु में ही ये स्वर्ग सिधार जाते हैं, दिल के रोगी रहते हैं। इसके बाद देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है और पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया है। कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, महाभारत के युद्ध का प्रसंग लिया गया है। इसके बाद पलाशवन, ये रचना किसकी है? 217वें को आप देख रहे हैं, डी वाला सही है, नरेंद्र शर्मा जी की ये रचना है। ठीक, आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? यहाँ आप देख रहे हैं कुछ जो लेखक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। 218 बी वाला सही है इसका। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, इसका बी वाला सही है। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठी नहीं चिट्ठे, तो यहाँ भी ये किसकी रचना है? बाबू तोताराम की है, केशवराम भट्ट की है, अंबिका दत्त व्यास की है, या फिर बाबू मुकुंदलाल गुप्त की है। इसमें आप कुछ विकल्प देख रहे हैं। और 219वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बाबू बाल मुकुंद गुप्त की ये रचना है। जहाज का पंछी, यहाँ आप देखें 220, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र। तो 220वें का होगा बी, इलाचंद्र जोशी के द्वारा इसको लिखा गया है। जहाज का पंछी, जो समुद्र में पक्षी होते हैं वो जहाज के मस्तूल पे ही टिके रहते हैं, क्योंकि उनके बैठने के लिए और कोई जगह वहाँ नहीं होती है। इसके बाद देखिए मैला आंचल, ये रेणु की रचना है, उपन्यास है। तमस किसने लिखा है? यहाँ नीचे आप झांक रहे हैं, देखिए इसमें से किसकी रचना है? तमस। तमस पे फिल्म भी बन चुकी है, सीरियल भी बन चुका है। 222 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इसमें भीष्म साहनी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए करुणा, ये किसकी रचना है बताइए? 223 ए वाला सही है इसका, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक, 223 को आपने देखा। इसके बाद 224 आचरण की सभ्यता, ये किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने, नागार्जुन ने, या पूर्ण सिंह ने? और इसका डी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। एक निबंध है। 3 रुबाइयाँ, गजल, रुबाई, ये सब पद्य की विधाएं होती हैं। ठीक है, इस्लामिक विधाएं होती हैं। तो ये किसकी रचना है? तो 225 का जो राइट आंसर है, यहाँ आप देख रहे हैं इसे अच्छे से, 225 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? डी वाला हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं, रामलला नहचू। तो रामलला जो है वो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है। तो नहलाने की जो प्रथा होती है ना, विवाह से पहले वर और वधू दोनों को स्नान कराया जाता है, भाई नहा धोकर जाइए, तो उसको नहछू कहा जाता है। उसमें नाखून वगैरह काटे जाते हैं और जितना भी
हल्दी वगैरह लगी रहती है, वो सब दाग छुड़ाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुलसीदास हो जाएगा। इसके बाद चंद्रकांता किसने लिखा है? ये तिलिस्मी उपन्यास है, मतलब भारत का देशी ये फैंटेसी उपन्यास कहा जाता है पहला। इसमें जादू, तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी बहुत कुछ है। तो चंद्रकांता की प्रेम कथा इसमें है। इस पर सीरियल बना था, आपने सुना होगा, इसका फेमस जो गाना था चंद्रकांता की कहानी है सदियों पुरानी। तो इसमें आप देखकर बताइए किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है, और ये काफ़ी मतलब लंबी कहानी है, मतलब लंबा उपन्यास है। और उसके बाद उसके जो चंद्रकांता के पुत्र और पुत्री होते हैं उस पर इन्होंने लिख मारा चंद्रकांता संतति, तो वो और ज़्यादा खंडों में बना हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? 228 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये सदल मिश्र की रचना है। इसके बाद युगधारा को आप नीचे देख रहे हैं। युगधारा किसकी है बताइए? नागार्जुन, जैनेन्द्र प्रसाद केदारनाथ। 229, ठीक। और 229 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। गीत गोदावरी किसने लिखा है? जरा देखकर बताइए। 231, ये राजेश दीक्षित जी की रचना है, यहाँ आप देख रहे हैं। रास पंचाध्यायी ये एक रचना का नाम है, मतलब काव्य का नाम है। तो किसके द्वारा इसको लिखा गया है? सभी भक्तिकालीन कवि आपको दिखाई दे रहे हैं। और 232वें का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। नंददास के द्वारा इसको लिखा गया है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। और कृष्णायण, जैसे रामायण लिखा गया ना उसी तर्ज पे कृष्णायण, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? 233, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये द्वारका प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अपने अपने राम, यहाँ आप देख रहे हैं। तो अपने अपने राम ये किसकी रचना है? इसको पूरा देख लीजिए, नीचे विकल्प है। देखिए 234 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। भगवान सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद अगली जो रचना है वो है सर्कस। तो सर्कस किसने लिखा है? सर्कस पे बैन लग चुका है, लेकिन ये रचना है। तो यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी और संजीव। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये है 235वां, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी है क्या? ये संजीव के द्वारा लिखा गया है, सर्कस, ठीक। इसके बाद 236 को देखिए, प्रिय प्रवास। ये तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे। 236, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला हो जाएगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है, प्रिय प्रवास। रसिक प्रिया किसकी रचना है? यहाँ आप देखकर बताइए। तो 237, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा डी वाला, केशव दास। और बाद में विद्यापति ने क्या किया? इसी केशव कवि की जो कठिन रचना थी रसिक प्रिया, इसको कन्वर्ट कर दिया रस प्रिया में, ठीक है, मैथिली में। तो वो काफ़ी लोकप्रिय होती। झांसी की रानी, अब ये किसकी रचना है बताइए? अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। झांसी के किले पर जो शिलालेख होता है उसमें उत्कीर्ण करके वहाँ पे टांगी गई है। तो पूरी लंबी कविता है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इस रचना की वजह से वो अमर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्रह्म राक्षस काफ़ी कठिन काव्य है। अब इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसको समझना उतना आसान नहीं है, इसकी व्याख्या जब तक आप किसी चैनल या किसी चीज़ के माध्यम से नहीं देखते। तो 239 का जो करेक्ट आंसर है वो टी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। और इसका मूल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्रह्म राक्षस बनता कौन है? ये ब्राह्मण बनते हैं, मतलब जो जाति में ब्राह्मण होते हैं हिंदू धर्म में, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण का मूल कर्तव्य है ज्ञान को दान देना। मतलब जो जानकारी उसके पास है, जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, वो लोगों को उस चीज़ को सिखाए, ये उसका कर्तव्य है। शिक्षक या शिक्षा देने का काम जो है वो ब्राह्मणों का पहले से माना जाता था, मतलब ये वर्ण व्यवस्था का प्रतीक है। खैर, तो जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का दान नहीं करता, मतलब अपनी जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, उसको अपने अंदर दबाकर अंत में मर जाता है, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता, और वो ब्रह्म राक्षस बनकर, यानी एक प्रेत बनकर भटकता है, ठीक। तो मुक्तिबोध की भी रचना जो है वो इसी ओर इंगित करती है। अब इसमें ब्रह्म राक्षस है कौन एक्चुअली, ये आपको खोजना होगा। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। इसमें मध्यकालीन बुराइयां भी दिखाई देती हैं। इसके बाद एकांत संगीत, अब ये किसकी रचना है? एकांत संगीत, इस रचना को देकर बताइए। 241, डी वाला सही होगा इसका। हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक। आल्हा खंड किसने लिखा है? यहाँ पर कुछ जो वीरगाथा काल के कवि हैं उनके नाम दिए हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला है, ठीक। जगनिक के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद संसद से सड़क तक यहाँ होना चाहिए था। ये रचना किसकी है? इसमें कुछ नाम दिए ना, श्रीकांत वर्मा है, सुदामा पांडे धूमिल है, अज्ञेय हैं, और रघुवीर सहाय जी हैं। देखिए 243 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि सुदामा पांडे धूमिल है। इसके बाद सीमा रेखा को देखिए। विनोद रस्तोगी, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट, इसमें से कौन सा होगा? तो सीमा रेखा एक नाटक है, ठीक है, एकांकी है, और इसमें पूरा कई सारे भाइयों का एक बड़ा सा परिवार रहता है।
उसमें जितने भाई रहते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कोई पुलिस होता है, कोई नेता होता है, कोई क्रांतिकारी होता है, उसी में कोई शिक्षक होता है, कुछ व्यापारी होते हैं। तो जैसे वो भाई मतलब जिस व्यवसाय में लगे रहते हैं वैसे ही उनकी मानसिकता होती है। तो अंत में क्या होता है कि उसमें कई सारे जो हैं वो एक दंगे में मारे जाते हैं, आपस में वैचारिक मतभेद होते हुए भी, लेकिन वो समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और बाकी जो है उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो इसमें आप देखकर बताइए सीमा रेखा किसकी है? ये उदय शंकर भट्ट जी की है या जगदीश चंद्र माथुर की है? इसमें से रचना किसकी है बताइए? देखिए इसका डी हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा इसको लिखा गया है। सत्यवती कथा, सत्यवती थी कौन? ये मछुआरिन मतलब मछुआरे की पुत्री थी और भीष्म पितामह जब जाते हैं सत्यवती का हाथ मांगने महाराज शांतनु के लिए, तो वहाँ वो उसका जो पिता है वो बहुत चालाक रहता है। आपने महाभारत देखा होगा, वहाँ मुकेश खन्ना जी किस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं। तो खैर अब यहाँ बताइए 245, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ईश्वर दास के द्वारा इसको लिखा गया। सुदामा चरित्र किसने लिखा है? यहाँ आप देखकर बताएं। कृपाराम, सूरदास, नरोत्तम दास और रसखान का नाम दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा, नरोत्तम दास के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? नरोत्तम दास हो जाएगा। साकेत किसने लिखा है? तो ये महाकाव्य कहा जाता है और इसको लिखने वाले कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। शिवा बावनी, ये रचना जो है ये वीर गाथा मतलब वीर रस से परिपूर्ण है और वीर गाथा काल की है। तो लिखने वाले कौन थे? इसमें कौन से होंगे? तो 248 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, जगनिक के द्वारा इसको लिखा गया है। मंगलसूत्र किसने लिखा है? तो ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, आपने शुरू में देखा था। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निशा निमंत्रण, तो ये किसने लिखा है? निशा निमंत्रण को लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार थे, हरिवंश राय बच्चन थे, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो इसका बी वाला सही है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा इसको लिखा गया है। और यहाँ तक हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है।